अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 19 और इससे पिछले लेक्चर नंबर 18 में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले डिफाइन किया था लीनियर मोशन को, और उसके बाद हम लोगों ने उसके रिलेटेड दो सब टॉपिक डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी को एक्सप्लेन किया था। हर एक टॉपिक के अंदर हमने जो क्वांटिटी है उसको डिफाइन किया था, उसकी इक्वेशन फाइंड आउट की थी, और साथ में एसआई यूनिट और डायरेक्शन भी फाइंड की थी, बिकॉज हमारे पास ये दोनों क्वांटिटीज जो थी ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज थी। आज भी हम एक्सेलरेशन के साथ वही चारों पॉइंट डिफाइन करेंगे। इसको डिफाइन करेंगे एक्सेलरेशन को, उसके बाद इसकी इक्वेशन, यूनिट और सबसे एंड पे डायरेक्शन, बिकॉज एक्सेलरेशन भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज हम लोगों ने देखनी है वो होगी हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और उसकी डिटेल के बारे में हम पढ़ेंगे, उसके एडवांटेजेस और उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं डिफरेंट तरह के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए, हम वो भी इसके अंदर देखेंगे। हमारा सबसे पहला काम है कि हम एक्सेलरेशन के बारे में वही चारों पॉइंट्स दोबारा से डिस्कस करें। हमें इसको डिफाइन करना है। नेक्स्ट हम लोगों ने इसकी इक्वेशन लिखनी है, और इक्वेशन की मदद से हम लोग एसआई यूनिट भी फाइंड कर लेंगे और नॉन एसआई यूनिट भी बता देंगे, और उसके अलावा सबसे एंड पे इसकी डायरेक्शन से रिलेटेड 4 पॉइंट्स होंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं एक्सेलरेशन को। जब भी किसी चीज़ की एक्सेलरेशन हम लोगों ने फाइंड करनी होती है तो हम ये देखते हैं कि किसी भी चीज़ की वेलोसिटी कितने टाइम में चेंज हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि एक्सेलरेशन क्या है, तो वो हमारे पास है the rate of change of velocity with respect to time। हम लोगों ने कल डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन किया था और उसके बाद वेलोसिटी को डिफाइन किया था। तो हमने कहा था कि डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में चेंज हो रही है उसको वेलोसिटी कहते हैं, और आज वेलोसिटी कितना टाइम में चेंज हो रही है ये हमारे पास एक्सेलरेशन होती है। तो अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि टाइम रेट चेंज ऑफ velocity is called acceleration, या the change of velocity with respect to time, दोनों का एक ही मतलब है। So the time rate change of velocity या फिर the rate of change of velocity with respect to time is called acceleration। So सबसे पहले हम इस चीज को डिफाइन करेंगे। उसके बाद बारी आती है इक्वेशन की। तो इक्वेशन हमारे पास जैसे ही डिफाइन किया बिल्कुल उसके मुताबिक है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हमारे पास ये एवरेज एक्सेलरेशन की इक्वेशन बन जाती है। तो हम लोगों ने एवरेज एक्सेलरेशन को एवरेज क्वांटिटी को कल डिफाइन किया था। हमने कहा था कि जब भी दो पॉइंट्स के दरमियान में किसी क्वांटिटी को फाइंड कर रहे हैं तो वो हमारे पास उस दो पॉइंट्स के दरमियान में आने वाली एवरेज क्वांटिटी होती है। और अगर हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि एक सिंगल पॉइंट पे उस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम उसी चीज़ के ऊपर जस्ट एक लिमिट अप्लाई करते हैं और बोलते हैं कि हमारे पास जो लिमिट है del t that is approaching to 0। अब ये जो हमारे पास सिंबल है ये हमारे पास अप्रोचिंग का सिंबल होता है। इसका मतलब है कि del t की वैल्यू 0 नहीं हो जाती, बल्कि ये 0 को अप्रोच कर रही है। इसका मतलब है कि लेट से 0.001 है इसकी वैल्यू। सो ये हमारे पास पूरी 0 भी नहीं है और हमारे पास ये 0 के करीब है, ये 0 को अप्रोच कर रही है, ये तकरीबन 0 के बराबर है। तो जब भी हमारे पास टाइम अप्रोच करता है 0 को, तो हमारे पास जो एवरेज क्वांटिटी है दो पॉइंट्स के दरमियान वाली, वो हमारे पास श्रिंक होके एक सिंगल पॉइंट पे आ जाती है, और सिंगल पॉइंट पे जो भी क्वांटिटी की वैल्यू होती है दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वैल्यू। सो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज द सेम, बट हमारे पास जस्ट उसके ऊपर वो लिमिटिंग वैल्यू जो होती है वो t की अप्लाई हो जाती है हमारे पास। अब इक्वेशन की मदद से अगर हम इसके यूनिट फाइंड करना चाहें तो हम लोगों ने कल वेलोसिटी का यूनिट फाइंड किया था। ऐसे यूनिट जो वेलोसिटी का था वो था हमारे पास मीटर पर सेकंड, और अगेन टाइम का हमारे पास क्या होगा सेकंड, तो ये बन जाएगा हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मेरे पास इस क्वांटिटी का एसआई यूनिट है। सो एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके अलावा जो भी यूनिट होंगे वो सारे के सारे नॉन एसआई होंगे, चाहे मैं बात करूं जैसे कि किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर माइल्स पर आवर स्क्वायर, या फिर अगर मैं बात करूं किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ये सारे के सारे जो होंगे ये मेरे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर के अलावा है, तो ये हमारे पास नॉन एसआई यूनिट होंगे हमारे पास। अब आ जाती है बात डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन से रिलेटेड हम लोगों ने 4 पॉइंट्स हैं जो कि अपने माइंड में रखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने डिफाइन किया हुआ है वेलोसिटी को। तो वेलोसिटी की दो टाइप्स होती हैं हमारे पास, एक होती है हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी और एक होती है हमारे पास वेरिएबल वेलोसिटी।
या फिर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, जो जो चीज़ यूनिफॉर्म नहीं है वो हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म है या फिर हमारे पास वेरिएबल है, तो मैं इसे कह सकता हूँ कि ये हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म क्वांटिटी होती है। अब टाइम गुजरने के साथ साथ अगर वेलोसिटी की जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है अगर वो हमारे पास चेंज ना हो रही हो और साथ में हमारे पास इसकी डायरेक्शन भी चेंज ना हो रही हो, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, इसका मतलब है इसका मैग्नीट्यूड होगा एक और इसकी एक डायरेक्शन होगी। और अगर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के गुजरने के साथ साथ चेंज नहीं हो रही, वो कांस्टेंट है, वो फिक्स्ड है, वो यूनिफॉर्म है, क्योंकि यूनिफॉर्म क्वांटिटी वो होती है जो चेंज नहीं होती। तो अगर हमारे पास एक वेलोसिटी है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के गुजरने के साथ चेंज नहीं हो रहा, सो इस किस्म की वेलोसिटी जो होती है ये हमारे पास कहलाती है कांस्टेंट वेलोसिटी या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ये हमारे पास क्या होना चाहिए, ये दोनों चीज़ें क्या होनी चाहिए, इसको यूनिफॉर्म रहने के लिए कांस्टेंट होनी चाहिए, ये नॉट चेंजिंग होनी चाहिए। लेकिन इसके बरक्स हमारे पास जो वेरिएबल वेलोसिटी होती है ये हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म होती है। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास वक्त गुजरने के साथ साथ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन या फिर दोनों में से कोई एक चीज़ भी अगर चेंज हो रही है तो हमारे पास दोनों चीज़ें कांस्टेंट नहीं रहती हैं, उनमें से कोई ना कोई एक या फिर दोनों वक्त के गुजरने के साथ साथ मुसलसल तब्दील होती जा रही हैं, तो दिस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर वेरी कर रही है तो वेरिएबल वेलोसिटी कहलाती है। अब हमें पता है कि जब भी हमारे पास वेलोसिटी जो कि वो इंक्रीज कर रही होगी, फॉर एग्जांपल इफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, देन हमारे पास जो क्वांटिटी है डेल वी, और डेल जो होता है हमारे पास सिंपल ये होता है स्मॉल चेंज का, यानी कि किसी चीज के अंदर जितना चेंज पैदा हुआ है, ये होता है मेरे पास हमेशा फाइनल वैल्यू माइनस उस चीज की इनिशियल वैल्यू। सो वी एफ मेरे पास वेलोसिटी की फाइनल वैल्यू, फाइनल वेलोसिटी माइनस उस चीज की इनिशियल वेलोसिटी, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करना है हम लोगों ने। तो जब भी हमारे पास वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी तो हमारे पास जो ये वैल्यू है डेल वी की ये हमेशा पॉजिटिव आएगी, बिकॉज अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो उसकी इनिशियल वैल्यू कम होगी और फाइनल वैल्यू ज्यादा होगी। इसी का मतलब है ना कि इनिशियल वैल्यू अगर कम है और फाइनल वैल्यू अगर ज्यादा है तो इसका मतलब है कि शुरू में कम थी और फाइनली ज्यादा हो गई, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। सो जब भी हमारे पास वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होती है तो हमारे पास जो डेल वी होता है वो हमारे पास हमेशा पॉजिटिव होता है, और जब भी हमारे पास डेल वी पॉजिटिव होगा तो हमारे पास एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव निकलेगी। सो व्हेन द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। अगर हम इसकी कंट्राडिक्टरी बात करें तो जब हमारे पास वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी, अगर मैं बात करता हूँ डिक्रीज होने की, तो जाहिर बात है हमारे पास जो इनिशियल वैल्यू है वो ज़्यादा होगी और फाइनल वैल्यू हमेशा हमारे पास कम होगी क्योंकि डिक्रीज हो रही है। तो हमारे पास जो अब जवाब आएगा वो नेगेटिव आएगा, और अगर हमारे पास ये नेगेटिव आया है या हमारे पास ये नेगेटिव आया है क्योंकि वेलोसिटी अब क्योंकि डिक्रीज हो रही है तो हमारे पास डेल वी भी नेगेटिव आएगा, और अगर हमारे पास डेल वी नेगेटिव होगा तो हमारे पास एक्सेलरेशन भी नेगेटिव होगी। सो व्हेन द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव। अब हमारे पास वेलोसिटी का जो डेल है वो हमारे पास नेगेटिव हुआ है, लेकिन जो वेलोसिटी एक्चुअल है वो तो पॉजिटिव थी ना, +3 और +5 थी। तो इसका मतलब है कि जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होती है तो वेलोसिटी की जो एक्चुअल वैल्यूज होती हैं फाइनल और इनिशियल, ये हमारे पास अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन एक्सेलरेशन क्या हो रही होती है, नेगेटिव हो रही होती है। और वेक्टर्स के अंदर हमारे पास जो नेगेटिव है साइन के ऑपोजिट डायरेक्शन को शो करता है। शुरू में क्या था कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव थी, तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव थी और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव थी, दोनों पॉजिटिव थे, तो दोनों की डायरेक्शन जो थी वो हमारे पास क्या थी, सेम थी हमारे पास। अब इसके बाद बात करते हैं कि जब हमारे पास वेलोसिटी अभी भी पॉजिटिव है लेकिन एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गई है, तो इसका मतलब है कि अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरी चीज क्या होगी, वो नेगेटिव होगी, तो हमारे पास वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। सो जब भी हमारे पास वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होती है हमारे पास एक्सेलरेशन पॉजिटिव होती है, और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इस टाइम पे दोनों पैरेलल होते हैं, दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। इसके बाद अगर हमारे पास वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होती है, और एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी, वेलोसिटी स्टिल पॉजिटिव है, तो हमारे पास एक दाईं तरफ होगा तो दूसरा बाईं तरफ होगा, इन दोनों की डायरेक्शन जो हो जाएगी वो एंटी पैरेलल हो जाएगी, इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होगी। तो एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है विद रिस्पेक्ट टू
वेलोसिटी, तो दोनों की डायरेक्शन जो होगी वो ऑपोजिट हो जाएगी। तो इसमें हमेशा अलोंग द डायरेक्शन ही रहेगा। एक्सेलरेशन में जिस तरह वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में होता है कि हमेशा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इसमें हमारे पास एक्सेलरेशन के साइन पे डिपेंड करता है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव निकली है या नेगेटिव, और वो डिपेंड करता है कि वेलोसिटी पहले से इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है। इसी तरह जो थर्ड पॉइंट है इसके अंदर वो हमारे पास ये है कि जब भी हमारे पास वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है या फिर कांस्टेंट होती है तो उस टाइम पे एक्सेलरेशन हमेशा जीरो होती है। ऐसा क्यों है? बिकॉज जब भी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब है कि जो डेल वी है वेलोसिटी का वो हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और ऐसा क्यों है? बिकॉज इनिशियल और फाइनल वैल्यू सेम होगी, वो चेंज ही नहीं हुई, तो जाहिर बात है जो इनिशियल वैल्यू होगी वही हमारे पास फाइनल वैल्यू होगी, तो 5 माइनस 5 जीरो हो जाएगा, और डेल भी जीरो है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी। तो जब भी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी, जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, तो हमारे पास एक्सेलरेशन निकालने की जरूरत नहीं है। एक्सेलरेशन अंडरस्टूड बात है कि वो जीरो ही निकलेगी, और जाहिर बात है जीरो मतलब नल वेक्टर, एंड नल वेक्टर की कोई डायरेक्शन नहीं होती, इट हैज आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, इट कैन नॉट बी फाउंड प्रॉपर्ली। और सबसे आखिरी बात ये है हमारे पास कि जब भी हमारे पास वेलोसिटी वैल्यू के लिहाज से लीनियर होती है, एक तो हमने कहना चाहिए कि लीनियर वेलोसिटी होती है बिकॉज लीनियर मोशन की वजह से, लेकिन वैल्यू के लिहाज से लीनियर होने का मतलब है कि हमारे पास अगर मैं इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करता हूँ तो हमारे पास क्या होता है कि इक्वल चेंज इन टाइम प्रोड्यूसेस इक्वल चेंज इन वेलोसिटी, और उसका ग्राफ जो होता है वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन होता है। इक्वल चेंज इन टाइम मतलब हर 2 सेकंड के बाद हमारे पास वेलोसिटी के अंदर जो है वो 4 सेकंड का चेंज पैदा हो रहा है। तो हमारे पास अगर इस ग्राफ को देखा जाए तो हमारे पास हर 2 सेकंड के बाद 4 मीटर पर सेकंड का फर्क है। ये हमारे पास टाइम है, ये हमारे पास लेट से वेलोसिटी है। तो हर 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी के अंदर 4 सेकंड का फर्क पड़ रहा है, फिर अगले 2 सेकंड के बाद मजीद 4 मीटर पर सेकंड का, इसी तरह अगले 2 सेकंड के बाद मजीद 4 पर सेकंड का। तो इक्वल चेंज इन टाइम प्रोड्यूसेस इक्वल चेंज इन वेलोसिटी। तो हमारे पास इस तरह की जो वेलोसिटी होती है, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है जो कि ओरिजिन में से गुजर रहा होता है, और इस तरह के ग्राफ को बोलते हैं, इस तरह की वेलोसिटी को बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी। और जब भी हमारे पास वेलोसिटी लीनियर होगी, ये हमारे पास एक्सेलरेशन जो होगी ये हमेशा कांस्टेंट होगी, या फिर एक्सेलरेशन इस टाइम पे हमारे पास क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी हमारे पास। सो डायरेक्शन की जब बात करते हैं तो हमें 4 पॉइंट्स माइंड में रखने होते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि जब हमारे पास वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी, और ये दोनों क्वांटिटीज वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पैरेलल होंगी। सेकेंडली, जब वेलोसिटी हमारे पास डिक्रीज हो रही होगी तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी, और हमारे पास वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एंटी पैरेलल होगी। थर्डली, जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन जीरो होगी, बिकॉज वेलोसिटी के कांस्टेंट होने का मतलब है कि चेंज इन वेलोसिटी जो डेल वी है, चेंज इन वेलोसिटी, हमारे पास वेलोसिटी है ही कांस्टेंट तो कोई चेंज पैदा ही नहीं होगा वेलोसिटी में, तो नो चेंज, सो जीरो चेंज, तो जीरो हो जाएगा और एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी। और जब भी हमारे पास वेलोसिटी लीनियर है तो हमारे पास एक्सेलरेशन अगर हम निकालते हैं तो वो हमारे पास हमेशा कांस्टेंट मिलेगी। सो ये हमारे पास इससे रिलेटेड 4 पॉइंट्स है एक्सेलरेशन से रिलेटेड। सबसे पहले हमने एक्सेलरेशन को डिफाइन किया कि टाइम रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हमने इसकी इक्वेशन लिखी एवरेज के लिए, इंस्टेंटेनियस के लिए, कीपिंग इन माइंड कि एवरेज वैल्यू जो होती है वो हमेशा 2 पॉइंट्स के दरमियान में, और जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है वो एक सिंगल पॉइंट के ऊपर एग्जिस्ट करती है, वो किसी एक सिंगल टाइम इंस्टेंट के ऊपर एग्जिस्ट करती है, तो दिस इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इसकी इक्वेशन की मदद से हमने इसका ऐसा यूनिट निकाला और वो था मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसके अलावा कोई भी यूनिट होगा वो हमारे पास इसका नॉन ऐसा यूनिट होगा, सिर्फ एक ही ऐसा यूनिट होता है वो है हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और आखिर में हम लोगों ने वेलोसिटी की जो एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है उसके लिहाज से हमने 4 पॉइंट्स डिफाइन किए, इंक्रीजिंग के लिए, डिक्रीजिंग के लिए। इसके अलावा हम लोगों ने बात की कि हमारे पास अगर कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन क्या होगी, अगर वेलोसिटी लीनियर हो वैल्यू वाइज तो डायरेक्शन क्या होगी। तो ये था हमारे पास इस लेक्चर का पहला पार्ट जिसमें हम लोगों ने एक्सेलरेशन, जो आखिरी हमारे पास क्वांटिटी बची थी डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बाद, वो एक्सेलरेशन को हम लोगों ने वही 4 पॉइंट जो हमने डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के लिए डिफाइन किए थे वही 4 पॉइंट हम लोगों ने एक्सेलरेशन के लिए भी डिस्क्राइब कर लिए। सेकंड जो इस पार्ट में आता है वो हमारे पास आता है एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो कि इस चीज़ को बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करेगा। तो अब हम क्या करेंगे,
वेलोसिटी टाइम ग्राफ की तरफ आते हैं। हम देखेंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता क्या है और हम उसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चीज़ जो है वो हमारे पास है हमारी वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसी भी ग्राफ की तरह एक सिंपल ग्राफ है जो कि हमेशा दो एक्सिस के दरमियान में प्लॉट किया जाएगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के। अब वेलोसिटी और टाइम है, दो क्वांटिटीज है, तो एक क्वांटिटी वाई एक्सिस पे आ जाएगी और एक क्वांटिटी एक्स एक्सिस पे आ जाएगी। लेकिन कौन सी एक्स पे आएगी और कौन सी वाई पे आएगी, आमतौर पे जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज होती हैं उनको हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर रखा जाता है। जैसे कि हमारे पास टाइम है, ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, ये किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती। लेकिन जो वेलोसिटी है ये हमारे पास टाइम के ऊपर डिपेंड करती है, तो हमारे पास ये एक डिपेंडेंट क्वांटिटी है। सो डिपेंडेंट क्वांटिटीज जैसे कि वेलोसिटी, इनको आमतौर पे वाई पे लिया जाता है, और जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज होती हैं इनको एक्स पे लिया जाता है। इनको आपस में स्वैप भी कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आमतौर पर तरीकाकार जो हमारा कन्वेंशनली यही है कि हम टाइम को हमेशा एक्स एक्सिस पे और वेलोसिटी को हमेशा वाई एक्सिस पे लेके जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे वेलोसिटी और टाइम के दरमियान में, तो वो कहलाएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो द ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी टेकिंग ऑन वाई एक्सिस एंड टाइम टेकिंग ऑन एक्स एक्सिस, इन दोनों के दरमियान में जो ग्राफ ड्रॉ किया जाएगा दैट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और हम तीन तरह के ग्राफ लेंगे, एक ये लीनियर वेलोसिटी वाला ले लेंगे, एक कांस्टेंट वेलोसिटी वाला ले लेंगे। देखें कांस्टेंट वेलोसिटी का मैं जब ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो देखिए मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, ये वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हो रही, ये वेलोसिटी डिक्रीज नहीं हो रही, ये हमारे पास बिल्कुल एक जैसी रह रही है। सो इसका मतलब है कि हमारे पास ये किसी, अगर यहाँ पे मैंने लिख दिया वैल्यू 5, तो देखिए ये थ्रू आउट 5 के ऊपर टिकी रहेगी। तो इसका मतलब है कि ये मेरे पास क्या है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी का, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। इसी तरह हम बात करते हैं लीनियर वेलोसिटी की, तो हम लोगों ने लीनियर वेलोसिटी का ग्राफ बताया कि एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कि ओरिजिन में से गुजरती है। तो ये हमारे पास दूसरा टिपिकल वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया। और एक ग्राफ हम डिस्कस करेंगे एक्सपोनेंशियली जो वेलोसिटी इंक्रीज करती है, जिसका ग्राफ जो होता है वो हमारे पास यूं कह के एक कर्व आता है। ये क्या है, हमारे पास एक कर्व आई है बिकॉज ये एक्सपोनेंशियल जो e टू रेज पावर x हमारे पास फंक्शन होते हैं, उस तरह का क्वांटिटी का हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ आता है हमारे पास। तो ये तीन तरह के हमारे पास ग्राफ हैं जिनको हमने बेसिकली यहाँ पे डिस्कस करना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए। लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करने का हमारे पास एडवांटेज क्या होता है, सबसे पहले इस बात को डिस्कस करते हैं। हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ को ड्रॉ करने के हमारे पास तीन फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा तो ये होता है हमारे पास कि हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या फिर उस चीज की एवरेज वेलोसिटी फौरन उसके वेलोसिटी टाइम ग्राफ की मदद से फाइंड आउट कर लेते हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन इसकी मदद से फाइंड की जा सकती है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की मदद से। और नंबर 3, बॉडी ने जितना डिस्टेंस कवर किया है s जो डिस्टेंस है वो भी हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बारी बारी हम ये तीनों चीजें फाइंड आउट करेंगे कि हम कैसे इन तीनों चीजों को इन तीनों ग्राफ्स के ऊपर अलग-अलग अप्लाई करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हम देखेंगे कि इधर से मैं वेलोसिटी कैसे निकाल सकता हूँ, इधर से मैं एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकता हूँ, इधर से डिस्टेंस कवर निकालने का तरीका क्या है, और वही तरीका इस पे भी लागू होगा, वही तरीका इसके ऊपर भी लागू होगा। सो हम बात करते हैं सबसे पहले कांस्टेंट वेलोसिटी के ग्राफ की। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होती है वो किसी एक सिंगल पॉइंट पे होती है। अगर मैं इस ग्राफ को लेबल कर देता हूँ जैसे कि ये 1 सेकंड है, ये 2 सेकंड है, ये 3 सेकंड है, ये 4 सेकंड है, ये 5 सेकंड है, और इधर वैल्यू ले लेता हूँ लेट्स से 10 मीटर पर सेकंड। तो किसी भी इंस्टेंट के ऊपर आप जाएं और देखें कि क्या वैल्यू बन रही है। लेट्स से आपको कहता है जी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करो, तो आप पूछेंगे कि किस इंस्टेंट पे, तो वो कहता है जी लेट्स से 5 सेकंड पे फाइंड करो। तो आप 5 सेकंड पे जाएंगे और जहां पे ये लाइन इंटरसेक्ट करेगी वहां से y एक्सिस की तरफ मूव कर जाएंगे और आपको जहां जो भी वैल्यू यहां पे मिलेगी वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी। आप चाहे इसको 4 पे चेक करें, 3 पे चेक करें, 2 पे चेक करें, 1 पे चेक करें, आपको हमेशा जो वेलोसिटी है वो हमारे पास कांस्टेंट मिलेगी। और देखें इससे हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है उसकी जो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज होती हैं वो हमेशा सेम रहती हैं। 1 पे भी 10 आ रही है, 2 पे भी 10 आ रही है, 3 पे भी 10 आ रही है। तो जब भी हमारे पास वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू हमारे पास हर एक इंस्टेंट पे सेम रहती है। अगर मैंने एवरेज वेलोसिटी निकालनी है
तो मैं क्या करूंगा, किसी एक पॉइंट पे, दूसरे पॉइंट पे, और उन दोनों का एवरेज या अर्थमेटिकली निकालूंगा, क्योंकि एवरेज वैल्यू दो पॉइंट्स के दरमियान में होती है ना, तो पहले पॉइंट की जमा दूसरे पॉइंट की डिवाइडेड बाय 2 एवरेज निकल आएगी हमारे पास। तो कोई से दो पॉइंट्स चूज कर ले, लेट्स से 1 और 3, तो 1 पे और 3 पे देख लेता हूँ। मुझे पता है कि 1 पे भी 10 है और 2 पे भी 10 है, तो मैं क्या कहूँगा जी, दोनों जगह पे 10 फुट, और हमारे पास जवाब दोबारा से क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसका मतलब है कि जब भी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है तो जो भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है और जो भी हमारे पास एवरेज वैल्यू होती है वो हमेशा हमारे पास बराबर होती है। तो ये आप ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है माइंड में रखने के लिए, कि जब हमारे पास वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो उसकी इंस्टेंटेनियस और एवरेज वैल्यू हमेशा बराबर होती है। इसी तरह अगर हमारे पास एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगी तो तब एक्सेलरेशन की भी इंस्टेंटेनियस और एक्सेलरेशन की भी एवरेज वैल्यू सिमिलर फैशन में हमारे पास क्या होगी, बराबर ही निकलेगी हमारे पास। अब दूसरी बात आ जाती है कि हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। आपने अगर एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करनी है तो जस्ट आप इस ग्राफ की स्लोप निकालें। और स्लोप क्या होती है हमारे पास, अगर कोई भी हमारे पास चीज है, लेट्स से एक हमारे पास लकड़ी का बोर्ड है, अगर मैंने इसको बिल्कुल जमीन पे लिटा दी है तो ये बिल्कुल भी थोड़ा सा भी टेढ़ा नहीं पड़ा हुआ, इसका मतलब है कि इसकी स्लोप है ही नहीं, इसकी ढलवान है ही नहीं। अगर मैं इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर देता हूँ तो ये थोड़ी सी स्लोप बना रहा है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये थोड़ी सी स्लोप बना रहा है। तो कोई सी चीज कितनी टेढ़ी पड़ी हुई है ग्राउंड के लिहाज से, उसकी स्लोप जो होती है, उसकी ढलवान जो होती है वो उतनी ज्यादा होती है। और मैं अगर इसकी स्लोप फाइंड करना चाहूँ तो मैं सिंपल फाइंड कर सकता हूँ कि स्लोप जो होती है वो होती है हमारे पास वाई एक्सिस के ऊपर जो वैल्यूज आ रही हैं डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस के ऊपर। और वाई एक्सिस के ऊपर मेरे पास वेलोसिटी है तो मैं वेलोसिटी ले लूंगा, और एक्स एक्सिस के ऊपर मेरे टाइम है तो ये मेरे पास जो वाई ओवर एक्स स्लोप है ये वी ओवर टी बन जाएगी। और क्या डेल वी ओवर डेल टी हमारे पास एक्सेलरेशन के बराबर नहीं होती, तो हमारे पास जो स्लोप है वो एक्चुअली एक्सेलरेशन के बराबर है। तो अगर मैं इस ग्राफ की स्लोप फाइंड कर लूंगा तो मेरे पास ऑटोमेटिकली एक्सेलरेशन की वैल्यू भी आ जाएगी। लेट्स से मैं इसके बजाय तो इसके ऊपर एक्सेलरेशन फाइंड करता हूँ, तो मैं पहले इसको लेबल कर देता हूँ, लेट्स से 1 2 3 4 और ये 5, ये टाइम है सेकंड में और ये वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में। लेट्स से हमारे पास है जी 4, ये हमारे पास 8 और ये हमारे पास लेट्स से 12। क्योंकि लीनियर वेलोसिटी ग्राफ है ना, तो हर इक्वल इंटरवल के बाद, हर एक एक सेकंड के बाद हमारे पास इक्वल फर्क पड़ रहा है, पूरे 4 का फर्क पड़ रहा है, कहीं पे भी ज्यादा कम नहीं है हमारे पास। तो एक्सेलरेशन फाइंड करनी है तो मैं कोई से दो पॉइंट ले लूंगा और उनके दरमियान में स्लोप निकालूंगा। तो मैं क्या करता हूँ कि कोई से दो पॉइंट ले लेता हूँ, लेट्स से 1 और 3, तो 1 और 3 के दरमियान में मैं स्लोप निकालता हूँ। स्लोप क्या है मेरे पास, डेल वाई ओवर डेल एक्स, और मुझे पता है कि डेल का मतलब क्या है, उस चीज की फाइनल वैल्यू माइनस उस चीज की इनिशियल, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। मैं अगर इसको x कहूं तो बेहतर है। अब पॉइंट 1 के ऊपर जो x की वैल्यू आ रही है वो आ रही है मेरे पास 1, और पॉइंट 3 पे जो x की वैल्यू आ रही है वो आ रही है मेरे पास 3। पॉइंट 1 पे या जो हमारे पास x1 है इसके ऊपर वैल्यू आ रही है हमारे पास 4, और हमारे पास जो y3 है यानी कि x3 के ऊपर जो y की वैल्यू आ रही है वो आ रही है मेरे पास 12। तो 12 माइनस 4 8, 3 माइनस 1 2, तो मेरे पास जो एक्सेलरेशन है वो आ जाएगी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चाहे आप 1 और 3 के दरमियान में निकाल रहे हैं या 1 और 2 के दरमियान में निकाल रहे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। कोई से भी दो इंटरवल ले लें, 1 2 ले लें, 2 3 ले लें, 3 4 ले लें, 4 5 ले लें, हमारे पास एक्सेलरेशन हर जगह पे सेम आएगी, क्योंकि वेलोसिटी अभी हमने पॉइंट देखा है चौथा कि जब भी वेलोसिटी लीनियर होती है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है, और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी तो इंस्टेंटेनियस और एवरेज वैल्यू बराबर होगी। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, y3 या y2 माइनस y1 या y3 माइनस y1 और x3 माइनस x1, कोई से भी दो पॉइंट्स हैं उनके दरमियान में हम क्या कर सकते हैं, स्लोप फाइंड करके उन दो पॉइंट्स के दरमियान में पैदा होने वाली एक्सेलरेशन को फाइंड कर सकते हैं। और सबसे आखिरी बात हमारे पास जो है वो ये है कि हम डिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं किसी भी ग्राफ से। तो उसको फाइंड करने का तरीका ये है कि जस्ट आप जितने इंटरवल में डिस्टेंस फाइंड करना है उसके अंदर आने वाला एरिया फाइंड करना है। लेट्स से मैंने फाइंड करना है कि डिस्टेंस कितना तय किया है 0 से लेकर 5 सेकंड तक, तो जस्ट आप क्या करें, एरिया अंडर द ग्राफ फाइंड कर लें। आपको पता है ये एक रेक्टेंगल बन रही है और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है हमारे पास, लेंथ बाय विड्थ। लेंथ कितनी है इसकी
जाहिर बात है 5 सेकेंड, और इसकी विड्थ कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, तो हमारे पास सेकेंड सेकेंड से कट जाएगा, 10 और 5 50 मीटर, ये हमारे पास क्या आ जाएगा डिस्टेंस आ जाएगा। तो जस्ट बाय फाइंडिंग द एरिया, इसी तरह आप ट्राइंगल वाला फार्मूला एरिया का लगा के इसके अंदर भी एरिया अंडर द ग्राफ फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह जो इस तरह के ग्राफ होते हैं इसके एरियाज जो होते हैं वो इंटीग्रेशन की मदद से निकलते हैं, तो हम इस चीज़ को अभी डिस्कस नहीं करेंगे, इस बुक के अंदर हम इस चीज़ को डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम लोगों ने एक्सेलरेशन फाइंड करनी होती है तो हम क्या करते हैं, इस तरह के ग्राफ के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं और इस टेंजेंट की स्लोप फाइंड कर लेते हैं। वो हमारे पास क्या होती है, इस पॉइंट के ऊपर एक्सेलरेशन होती है, या फिर कोई से भी 2 पॉइंट ले लो, इसके ऊपर एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड कर लो, तो बाय फाइंडिंग अगेन फाइंडिंग द स्लोप। सो इंस्टेंटेनियस और एवरेज वैल्यू डायरेक्ट देखें, एक्सेलरेशन के लिए स्लोप फाइंड कर लें, और जो डिस्टेंस है कवर कितना की है उन 2 पॉइंट्स के दरमियान में आप लोग एरिया अंडर द ग्राफ फाइंड कर लें। इन टॉपिक्स को आप एक दफ़ा ज़रूर अच्छी तरह पढ़िएगा, जो भी थ्योरी के अंदर लिखा हुआ है वो मैंने आपको ज़ुबानी बताया है, आप लोग भी जब इसको रीड करेंगे तो सेम चीज़ें मिलेंगी आपको, आप एक दफ़ा ज़रूर रीड कीजिएगा, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।